हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडा का फ्रॉम आरएम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में अपन सीए फाउंडेशन वालों के लिए इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है, आराम से इजीली समझाऊंगा, एक एक चीज समझ आएगी। ठीक है, पूरा फोकस मेरी तरफ रखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। रीजन ये पूरी इकोनॉमिक्स की सीरीज है सर, तो पूरा आपका इकोनॉमिक्स प्लस बीसीके कंप्लीट हो जाएगा। बस आप फोकस मेरी तरफ रखो, ध्यान मेरी तरफ रखना। ठीक है, चलो सर स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखो सर क्या बोल रहे हैं, बहुत सिंपल सर, बहुत सिंपल, बहुत इजी होता है। सर कोई आपसे पूछे कि सर इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो उसे सिंपल ये बोलना है यार मेरे आसपास जितनी भी चीजें हैं ना वो सब इकोनॉमिक्स है। देखो एक लेमैन लैंग्वेज में, एक सिंपल भाषा में, आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है, इकोनॉमिक्स है। अब अपन अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक, अपने लेवल पे स्पेसिफिक पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है। देखो सर, इकोनॉमिक ओज इट्स ओरिजिन टू द ग्रीक वर्ड ओकियोनोमिया। सर इकोनॉमिक्स कहां से आया? ओकियोनोमिया ग्रीक वर्ड से आया। ये ग्रीक वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एमसीक्यूज में पूछ देता है सर। एमसीक्यूज में आपसे पूछ देता है कि कौन सा ग्रीक वर्ड है, आपको एक ये दे देगा और बाकी कोई 2-3 वर्ड और दे देगा। तो ध्यान रखना सर, ओकियोनोमिया वर्ड से आया, जिसका मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड। जिसका मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड। तो मतलब इकोनॉमिक्स में बेसिकली ग्रीक वर्ड ओकियोनोमिया और बेसिकली यहां पर हाउस होल्ड से रिलेटेड बातें होगी। देखो सर, टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक वाज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। सर वेरी इंपॉर्टेंट, यही तो एमसीक्यूज जनरेट होते हैं सर, यहीं से तो एमसीक्यूज बनते हैं। स्टूडेंट जनरली मेरे से पूछते हैं सर एमसीक्यूज कहां से आते हैं, कहां से आते हैं, तो सर यही तो जगह है सर। आपको ध्यान रखना पड़ेगा 19th सेंचुरी तक सर इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता था, पॉलिटिकल इकोनॉमी। द बुक नेम्ड एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन कब आई? 1776 में। सर इसको क्या बोला जाता था, द वेल्थ ऑफ नेशन बाय एडम स्मिथ। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम में आता है। एमसीक्यूज में, एमसीक्यूज में ये आता है सर। एडम स्मिथ की जो बुक थी वो कौन से ईयर की थी? 1776। उस बुक का नाम क्या था? द वेल्थ ऑफ नेशन। सर ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, यही सब चीजों से एमसीक्यूज बनता है सर। जहां जहां क्वेश्चन बन सकते हैं, जहां जहां काम का है वो सब मैं बताते जाऊंगा। जो काम का नहीं है, जो फालतू है, जिनसे क्वेश्चंस नहीं आते, वो भी मैं आपको बताऊंगा ताकि उस पर आप टाइम वेस्ट मत करो एग्जाम टाइम पे। ठीक है, इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट मॉडर्न वर्क था। उसके बाद देखो सर, बिफोर वी स्टार्ट द मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। क्या इकोनॉमिक्स है? अब देखो स्टूडेंट क्या करता है, ये पढ़ने में टाइम वेस्ट करता है। दिस इज इररिलेवेंट, इसका कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप इसको ना भी पढ़ो तो भी चलेगा क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन जनरेट नहीं होने वाला। ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, इसको मत पढ़ना, टाइम वेस्ट होता है। आगे बढ़ते हैं सर, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है सर, द टू फंडामेंटल फैक्ट्स। क्या दो फैक्ट से रिलेटेड बातें? सर मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूं सर, देखो ध्यान देना मेरी तरफ, बहुत अच्छे से ध्यान देना, आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो सर, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में 3 बातें होती है। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में 3 बातें। सबसे पहला होता है स्केयर रिसोर्सेस, ठीक है। दूसरा होता है अनलिमिटेड वांट्स, तीसरा होता है ऑल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में 3 बातें होती है। एकदम आराम से एग्जांपल के साथ समझाता हूं, आराम से दिमाग में बैठ जाएगा। सबसे पहला स्केयर। स्केयर रिसोर्सेज वर्ड का मतलब ऐसी कोई भी चीज जो बहुत कम है। हमें जैसे नेचर से कई सारी चीजें गिफ्टेड है जो बहुत कम है, जैसे कि पेट्रोल। पेट्रोल बहुत प्यारा एग्जांपल है सर, क्योंकि पेट्रोल एक स्केयर रिसोर्सेज है, एक दिन खत्म हो जाएगा। आप कोई भी ले सकते हो, वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा, स्केयर रिसोर्सेज। सर क्या हमारी वांट्स, ह्यूमन वांट्स, क्या पेट्रोल के लिए अनलिमिटेड है? यस सर, हमें जितना पेट्रोल दे दो, हम पेट्रोल के लिए कभी मना नहीं करते। हमारी वांट्स पेट्रोल के लिए अनलिमिटेड है। सर घर में 1 लोग गाड़ी 4, घर में 2 लोग गाड़ी 4-5 होती है, तो सर क्या पेट्रोल की वांट हमारी अनलिमिटेड होती है? यस सर। क्या पेट्रोल एक स्केयर रिसोर्सेज है? यस सर। क्या ये एक दिन खत्म हो जाएगा? यस सर, ये एक दिन खत्म हो जाएगा। जब हमें पता है ये एक दिन खत्म हो जाएगा, हमारी वांट पेट्रोल की अनलिमिटेड है, तो हमें क्या करना पड़ता है सर? कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है। सर क्या हमने ऑल्टरनेटिव ढूंढा? यस सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल चालू हो गई, सोलार से गाड़ी चलना चालू हो गई, पानी से हुई थी बट उसको बंद कर दिया गया क्योंकि पानी भी तो एक स्केयर रिसोर्स है। ठीक, तो ऐसे नए नए ऑल्टरनेटिव्स हम ढूंढ रहे हैं। तो आपसे कोई पूछे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में क्या कंसिस्ट करता है, तो बोलना यार स्केयर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की बहुत कमी है हमारे पास। सर हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, पेट्रोल याद रखना। ऑल्टरनेटिव यूजेस, सर ये रिसोर्स जो स्केयर है वो एक दिन खत्म हो जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या ढूंढना पड़ता है? कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है। आया समझ? वेरी सिंपल। तो सर देखो यही दिया हुआ है,
ह्यूमन बीइंग हैव अनलिमिटेड वांट्स, हमारी वांट्स तो खत्म ही नहीं होती सर, पेट्रोल कभी जितना है देते जाओ सर। क्या रिसोर्स स्केयर है? यस सर स्केयर है। तो हमें क्या कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है? यस सर, हमें कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है। देखो सर क्या लिखा हुआ है, लेट अस नाउ एग्जामिन व्हाट इकोनॉमिक्स स्टडी अबाउट। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस बाय विच द रिलेटिव स्केयर रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू सेटिस्फाई द कंपीटिंग अनलिमिटेड वांट्स। देखो सर स्केयर रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड वांट्स है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम स्केयर रिसोर्सेज को यूज करते हैं। सर देखो पेट्रोल स्केयर है, उसको यूज किया जाता है लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। लोगों को ट्रांसपोर्ट इधर से उधर जाने के लिए पेट्रोल चाहिए ना गाड़ी के लिए, तो सर पेट्रोल को हम किस लिए जनरली यूज करते हैं? ज्यादातर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं होता, और भी पर्पस के लिए पेट्रोल यूज होता है, बट बेसिक यहां पर सबसे ज्यादा नीड इस चीज की है, ठीक है, ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ सोसाइटी। ऑफ कोर्स ध्यान दो सर, द अवेलेबल रिसोर्सेज विल बी इफिशिएंटली यूज्ड। यस सर, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा एवरेज वाली गाड़ी हो, ताकि होता क्या है उससे हमारा पेट्रोल जो होता है वो इफिशिएंटली यूज होता है। भाई एक गाड़ी 10 किलोमीटर का एवरेज देती है, एक 20 का देती है, तो ज्यादा अच्छी 20 वाली है ना, इफिशिएंटली यूज व्हेन दे आर एलोकेटेड टू देयर हाईएस्ट वैल्यूड यूजर्स। कौन जो सबसे ज्यादा मतलब जो उस स्केयर रिसोर्सेज की सबसे ज्यादा वैल्यू करता है, कौन करता है? हम करते हैं, क्योंकि देख लो सर पेट्रोल तो 100 रुपए पहुंच गया, तो अभी करंटली हमारे लिए पेट्रोल की बहुत वैल्यू है, तो हम पेट्रोल को कैसे यूज करते हैं, कैसे इफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Economics is thus the study of how we work together to transform the scarce resources into goods. Sir, scarce resources into goods and services to satisfy the most precising of our infinite wants. देखो सर human wants क्या होती है? Unlimited. And how we distribute these goods and services among themselves. Sir, ourselves, sorry. सिंपल सी बात है सर, हम पेट्रोल का यूज कैसे करें ताकि आज प्रेजेंट जनरेशन की भी नीड्स फुलफिल हो जाए पेट्रोल की, और फ्यूचर जनरेशन में भी पेट्रोल की नीड्स, पेट्रोल लोगों को मिले। हमें ऐसे स्केयर रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए। देखो सर अगर पेट्रोल को आप आज नहीं समझोगे स्केयर है, एक दिन खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो क्या करोगे फिर? दिक्कत वही है सर। तो इसीलिए हमें पेट्रोल आज की जनरेशन के लिए भी इफिशिएंटली यूटिलाइज करना है और उसे फ्यूचर के लिए सेव करना है, ताकि फ्यूचर वाले भी अच्छे से यूज कर सके। समझ आया? तो सिंपल है सर, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में 3 बातें, स्केयर रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स एंड अल्टरनेटिव यूजेस। सिंपल, स्केयर में याद रखना पेट्रोल बहुत प्यारा एग्जांपल है, ठीक। उसके बाद आगे देखो सर, दिस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स विद द नैरो फोकस। सर नैरो, नैरो मतलब छोटा, नैरो वर्ड का मतलब छोटा फोकस, ऑन यूजिंग द रिलेटिवली स्केयर रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज द डोमेन ऑफ मॉडर्न न्यू क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। ये बोल रहा है भैया, हम मॉडर्न जब अप्रोच चलते हैं, मॉडर्न वे में भी इकोनॉमिक्स को सोचते हैं, तब हम ये चीज का ध्यान रखते हैं कि भैया जो स्केयर रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से हो, ठीक। डिस्पाइट बीइंग करेक्ट, इट इज इनकम्प्लीट एज टू ब्रिंग अवर माइंड द पिक्चर ऑफ सोसाइटी विद फिक्स्ड रिसोर्सेज। सर देखो रिसोर्सेज फिक्स्ड है ये तो आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि एक टाइम पीरियड बाद वो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। स्किल एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी डिसाइडिंग ऑन what specific kind of goods and services is ought to produce with the given resources and how they ought to be distributed among the member of the society। सिंपल सी बात बोल रहे सर, कैसे वो पेट्रोल से हम गुड्स बनाएंगे, कैसे उस पेट्रोल को हम यूटिलाइज करेंगे, कैसे वो पेट्रोल हम हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यही तो बोल रहे सर। हाउ वन टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स आर नॉट फुल्ली कवर्ड बाय दिस कंसेप्ट। अब मॉडर्न इकोनॉमिक्स में सर, मॉडर्न इकोनॉमिक्स देखो, पुराने इकोनॉमिक्स में बोलते थे 3 बातें, स्केयर रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स एंड अल्टरनेटिव यूजेस। मॉडर्न इकोनॉमिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली जाती है, 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पुराने में कवर नहीं है, तो नए में कवर है। नए में कैसे कवर है ध्यान दो सर। ऑन द वन एंड वी फाइंड दैट द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैज ग्रोन ट्रिमेंडसली। प्रोडक्टिव कैपेसिटी सर, ये देखो सर, प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्टिव कैपेसिटी मतलब कितना बेहतर तरीके से आप वो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हो, प्रोडक्टिव कैपेसिटी। पॉपुलेशन एंड लेबर फोर्स हैव इंक्रीज। सर इंडिया में तो आप जानते ही हो सर, हमारी पॉपुलेशन और लेबर फोर्स आप बहुत अच्छे से जानते हो। न्यू सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल हैज बीन डिस्कवर्ड, नए नए रिसोर्सेज डिस्कवर कर रहे हैं। एंड न्यू एंड बेटर प्लांट एंड इक्विपमेंट हैज बीन मेड अवेलेबल ऑन फार्म्स एंड इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। सर क्या नए नए प्लांट एंड मशीन, नई टेक्नोलॉजीज आ रही है सर इंडिया में? यस सर। नॉट ओनली एज द बेटर, यहाँ पर नॉट ओनली एज द बेटर क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इंक्रीज, देयर क्वालिटी हैज बीन आल्सो इंप्रूव्ड सब्सटेंशियली। ध्यान से सुनो सर, सर नए रिसोर्सेज आ रहे हैं, नई मशीन आई है, जिसके कारण आप रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहे हो, प्लस कहीं ना कहीं इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, कहीं ना कहीं इफिशियंसी बढ़ गई है। सर पुरानी मशीन, पुरानी गाड़ियां एवरेज नहीं देती थी, नई गाड़ियां देखो सर 20-25 तक के एवरेज दे रही है।
तो सर जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई इफिशियंसीज बढ़ रही है सर, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, बेटर एजुकेशन, आज समझ सकते हो सर कहीं ना कहीं एजुकेशन भी बहुत हद तक इंप्रूव हो गया है। आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीट इंप्रूव हो गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई है, कहीं ना कहीं एजुकेशन भी इंप्रूव हो रहा है। एंड न्यूली एक्वायर्ड स्किल्स हैव रेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर फोर्सेस। सर आज लेबर्स नए नए स्किल्स गेन कर रहे हैं, नए स्किल्स गेन करने के साथ वो नई नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी यूज करने के साथ नए नए तरीके से काम कर रहे हैं, जिससे काम और इफिशिएंटली और अच्छे क्वालिटी से हो रहा है, ठीक। And has lead to the discovery of competitively new kind of natural resources such as shale gas and new alternative greener sources of energy। सर ये तो बहुत अच्छे से जानते हो सर, सोलार एंड विंड पावर, नए नए रिसोर्सेज भी आ रहे हैं, नए नए ग्रीनर सोर्स ऑफ एनर्जी भी अपन ढूंढते जा रहे हैं सर, सोलार है, विंड है, ये सब चीजें अपन यूज करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें समझ आ चुका है सर पेट्रोल कोल ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा, हमें कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव ढूंढना होगा, जल्दी ढूंढना होगा और उस तरफ शिफ्ट भी होना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आज देखो आप मार्केट में इतनी ज्यादा बैटरी की गाड़ियां देखना स्टार्ट हो गई है सर। ऑन द अदर एंड वी नो दैट द रिजल्टिंग ग्रोथ इन प्रोडक्शन एंड इनकम हैज नॉट बीन स्मूथ। सर जितना अच्छा प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, जितनी इनकम बढ़नी चाहिए लोगों की, उतनी नहीं हुई है सर। बहुत सारे रीजन है सर, जिसमें से एक तो आप अभी करेंटली देख रहे हो सर, कोरोना पेंडेमिक 2019 सर लोगों की बजा के रख दिया। जितना हमारा प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए था, जितनी इकोनॉमी हमारी आगे जा रही थी, उतनी ही पीछे आ गई सर, बहुत पीछे आ गई सर। पहले हमारा फिस्कल डेफिसिट 1.7% हुआ करता था, मतलब कर्जा, सर वो कर्जा बढ़ के 9% के आसपास चले गए सर, मतलब आप समझो हमारे पर कितना कर्जा बढ़ गया। तो सर कोरोना ने तो हमारी ऐसी तैसी कर दी, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी सब खत्म हो गई। रीजन ये था सर क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद थी, लेबर्स काम नहीं किए, लोग घर में बैठे, ये सब चीजें बहुत दिक्कत आई है सर कोविड के टाइम। ये आप मेरे से ज्यादा अच्छे से देख रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। तो ऐसे कई रीजन है जिसके कारण हमारा प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं हो पाया, या प्रोडक्टिविटी या हमारी इनकम जितनी अच्छी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई। सर इंडिया पीछे आ गया, पीछे आ गया कोरोना के कारण, ठीक है। आगे देखो सर क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिक्स देयरफॉर कंसर्न इटसेल्फ नॉट जस्ट विद द क्रूशियल कंसर्न ऑफ हाउ अ नेशन एलोकेटेड स्केयर रिसोर्सेज to various uses, it also deal with the process by which the productive capacity of this resources, sir प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ दिस रिसोर्सेज इज इंक्रीज्ड। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सर, सिंपल सी बात है, मान लो कोयला है, कोल है, अगर उस कोल से अपन इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, 100% इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, और मान लो आप उस कोल से सिर्फ 50% बना रहे हो, तो इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। आज फोकस इसमें किया जा रहा है कि सर अगर वो कोल है तो उस कोल से हम कैसे 100% इलेक्ट्रिसिटी बनाए सर, वेस्ट ना करें। पहले क्या होता था, हम उसको 50% में बनाए, 50% वेस्ट हो जाता था। आज नहीं सर, आज हम ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढ रहे हैं, ऐसे रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं जिससे हम उसको पूरा यूटिलाइज करें और कहीं लॉस ना हो, ठीक। With the factors within past have lead to sharp fluctuation in the rate of utilization of these resources। सर आज रिसोर्सेज बहुत यूटिलाइज हो रहे हैं सर, पॉपुलेशन बढ़ गई है, लोगों की डिमांड बढ़ गई है, लोगों को नए प्रोडक्ट्स चाहिए, वेराइटी चाहिए, तो सर कहीं ना कहीं रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी बढ़ गया है, एज टाइम टू टाइम यूटिलाइजेशन भी बढ़ गया। सर मैं आपको हर एक चीज इजी वे पे आराम से समझा रहा हूं, क्यों? बेस अच्छा रहेगा तो आगे अच्छे से समझ आएगा, बेस ही नहीं रहेगा तो समझ ही नहीं आएगा आगे कि सर मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको अच्छे से एक एक चीज क्लियर करके बता रहा हूं, ध्यान से सुनते रहो। इन द डे टू डे इवेंट वी कम अक्रॉस सेवरल इकोनॉमिक इश्यूज। सर रोज दिन बहुत इकोनॉमिक इश्यूज आते हैं, बहुत सारी इकोनॉमी में दिक्कत आ रही है। एज चेंजेस इन द प्राइस, सबसे मेन तो आप यही देख रहे हो सर, हर चीज में इन्फ्लेशन, महंगाई आ गई, प्राइस बदल गए सर, ठीक है। जनरल प्राइस लेवल जिसको बोला जाता है, जिसको इन्फ्लेशन भी बोला जाता है सर, जनरल प्राइस लेवल का मतलब इन्फ्लेशन भी होता है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, ये सब चीजें बहुत सारी चीजें सर जो फर्क पड़ा है कोविड के टाइम। कोविड के बाद इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कम हो गई है सर, जो हमारी इकोनॉमी बहुत हाई ग्रो कर रही थी वो रुक गई है सर, पहले बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रोथ कर रही थी सर, हम 6 नंबर में थे, हम ग्रेट ब्रिटेन को बहुत जल्दी पीछे करने वाले थे, पर कोविड के कारण हम बहुत पीछे चले गए, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पहले लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अलग होता था सर, कोविड के बाद लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत चेंज हुआ है, बहुत फर्क पड़ा है सर, ठीक। उसके बाद देखो सर, डिस्पाइट जनरल पॉवर्टी, पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब चीजें बहुत सारी चेंजेस आई है सर। There are matters fundamentally connected with economic analysis. The study of economic will help us to develop an analytical approach. Analytical मतलब किसी भी चीज को समझना। इकोनॉमिक्स हमें कोई भी चीजों को समझने में हेल्प करेगा कि हमारी इकोनॉमी कैसे चलती है, कैसे काम करती है, कैसे हमें काम करना है, कैसे हमारी इकोनॉमी को संभाल के चलना है। एनालिटिकल अप्रोच दैट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग अ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज। बहुत सारे हैं सर इकोनॉमिक इश्यूज। अभी देखो अफगानिस्तान तालिबान के हाथ में चले गया, ये एक बड़ा इकोनॉमिक इश्यूज है, ठीक है। इंडिया जितना पैसा वहां इन्वेस्ट किया था वो क्या होगा उस पैसे का कोई भरोसा नहीं है, ठीक।
हमारे चाइना के साथ क्लैशेस चल रहे हैं, बड़े बड़े, ठीक, इकोनॉमिक इश्यूज, बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज है सर। कोविड तो है ही एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इश्यूज, ठीक। इट वुड ऑल्सो प्रोवाइड एस द नंबर ऑफ मॉडल्स एंड द फ्रेमवर्क दैट कैन बी अप्लाइड इन डिफरेंट सिचुएशंस। सर हमें इकोनॉमिक्स हेल्प करता है कि नए नए तरीके कैसे कैसे हम अपनी इकोनॉमी को संभाल सकते हैं, चला सकते हैं। ये सिंपल सुनते जाओ, ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये जस्ट रीड और समझने का, ध्यान से सुन लो समझ लो बस काफी है। The tools of economics assist in choosing the best course of action among the different alternative courses of action available to the decision maker. सर ये मैं आपको समझाऊंगा आगे, डिसीजन मेकर वाला नीचे आएगा, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। However, it is necessary to remember the most economic problems are complex nature and are affected by several forces. सर क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है? यस सर। अब देखो इंडिया में पॉवर्टी भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, कोविड के कारण मेडिकल में भी इफेक्ट आया है, कोविड के कारण लोगों के बिजनेस में इफेक्ट आया है। इतनी सारी चीजें इकोनॉमिक्स में कॉम्प्लेक्स है सर, हर चीज को समझना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज को समझना बहुत जरूरी है। देखो सर, सेवरल फोर्सेस सम ऑफ विच आर रूटेड इन इकोनॉमिक्स एंड अदर इज पॉलिटिकल। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो सर, इंडिया में चुनाव, ये सेकेंड वेव बड़ा क्यों था सर? चुनाव के कारण। सोशल नॉर्म्स, ये भी बहुत फर्क पड़ता है सर, सोशल नॉर्म्स के कारण भी इकोनॉमी में बहुत फर्क पड़ता है। सॉरी, the study of economics cannot ensure all the problems will be appropriately tackled. सर इकोनॉमिक्स आप मेरे साथ बैठ के पढ़ोगे, इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमिक्स में हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, नहीं सर, कुछ सॉल्व हो पाती है, कुछ नहीं हो पाती है, कुछ प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ऑटोमेटिक सॉल्व होती है। बट विदाउट डाउट इट कैन इनेबल अ स्टूडेंट टू एग्जामिन अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? आप इकोनॉमिक्स मेरे साथ पढ़ोगे, पूरा समझ आएगा कि सर हमारी इकोनॉमी में करंटली क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। करंट अफेयर, करंट चीजों से रिलेटेड बताऊंगा सर, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है सर, बहुत मजा आएगा आपको इकोनॉमिक्स मेरे साथ पढ़ के। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा अरे सर बोर कर रहे हो, बकवास कर रहे हो, सीखने मिलेगा, चीजें सीखने लायक है, ठीक। देखो सर उसके बाद क्या दिया हुआ है, मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, मत पढ़ो सर, कोई रिलेवेंस नहीं है। आपको पढ़ना है सर इसको जस्ट फॉर नॉलेज, कभी भी बैठ के पढ़ लेना, कोई इसका रिलेवेंस नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए क्या मतलब है ये ध्यान दो सर, हमारे लिए क्या मतलब है यहां से, एज वी आर अवेयर the survival and success of any business depends upon sound decision. सर वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे बिजनेस हो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो सर, डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बंदा, जो पर्सन डिसीजन सही ले लेता है, सही टाइम पे ले लेता है सर, वो इकोनॉमी संभाल देता है। जहां पर आपके डिसीजन थोड़े भी इधर उधर हुए, खत्म, वहां पर हम खत्म हो जाते हैं, वहां पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। तो वही बोल रहा है सर। देखो सर, डिसीजन मेकिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव, यही तो आएगा एमसीक्यूज में, यही तो आता है सर। डिसीजन मेकिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, नीचे आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, सिलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव, ऐसे करके 2-4 ऑप्शन दे देगा। याद रखना सर, डिसीजन की बात तो तब आती है जब आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है, अगर ऑल्टरनेटिव ही नहीं है तो काय का डिसीजन। सर एक आध एग्जांपल बहुत सिंपल है सर, गाड़ी हम किससे चलाए, सोलार से चलाए कि बैटरी वाली गाड़ी चलाए? ये सर यहाँ पर डिसीजन क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेटिव है कि पेट्रोल से चलाए कि डीजल से चलाए। अगर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता, पूरी दुनिया में गाड़ी सिर्फ पेट्रोल से चलती, तो फिर काय का डिसीजन भाई, वही ले वही चला, ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन जब होता है तभी डिसीजन की बात आती है। जैसे 12th के बाद सीए करे सीएस करे, अरे भैया ऑप्शन है तो डिसीजन है, ऑप्शन ही नहीं है, सीए ही करना है, तो फिर क्या बात है? फिर तो डिसीजन की तो कोई बात ही नहीं आती, फिर तो क्या है, जो है वही करना है आपको। समझ आ रहा है? सिलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट alternative that will provide the most efficient means of attaining a desired end. आप जहां पहुंचना चाहते हो वहां पहुंचने के लिए आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल, मान लो आप लाइफ में बहुत पैसे कमाना चाहते हो, तो पैसे कमाने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूं, मैं ऐसी कौन सी डिग्री या मैं ऐसे कौन से प्रोफेशनल कोर्स या मैं अपने कैरियर को कहां लेके जाऊं जिससे मैं बहुत पैसा कमा सकूं। डिसीजंस आपको आज लेने होंगे ताकि फ्यूचर में जो आपने गोल सेट किए उस गोल्स तक पहुंच पाओ। नहीं तो पता चला अगर आपने डिसीजन सही नहीं लिए तो जो आपके गोल्स है वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। वो वही बोल रहा है सर, सिलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव, इसलिए ताकि आप अपने डिजायर्ड एंड तक पहुंच पाओ। ठीक है, फ्रॉम 2 और मोर ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, मैंने आपको यही समझाया सर। डिसीजन की बात तो तभी आती है सर जब ऑल्टरनेटिव हो, ऑल्टरनेटिव ही नहीं है तो डिसीजन नहीं है। डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन ऑफ फिजिबल ऑल्टरनेटिव्स। देखो फिजिबल वर्ड का मतलब होता है जो आप कर सकते हो। एग्जाम्पल बहुत सिंपल, क्या हवा से गाड़ी चल सकती है? नहीं सर, क्या मजाक कर रहे हो, हवा से गाड़ी नहीं चल सकती, तो फिजिबल वही नहीं ऑल्टरनेटिव। सर क्या पेट्रोल से चल सकती है? यस सर, वो फिजिबल है। क्या डीजल से चल सकती है? यस सर, वो भी फिजिबल है। फिजिबल मतलब जो पॉसिबल, ठीक है। रैशनल जजमेंट, रैशनल मतलब समझदार, रैशनल जजमेंट। सर जब आप कोई डिसीजन लेते हो तो समझदारी से डिसीजन लो, हवा में मत लो सर, रैशनल जजमेंट।
ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, आपके पास जिस चीजों की इंफॉर्मेशन एंड चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव। भैया चॉइस होना चाहिए, अगर चॉइस नहीं है तो फिर काय का डिसीजन। डिसीजन की बात तो तभी आती है जब आपके पास चॉइस हो। विद द डिसीजन मेकर फाइंड एज अ मोस्ट सुटेबल, जो हमारे लिए बेस्ट होता है। As explained above, the question of choice arises because our productive resources such as land, labor, capital, entrepreneur। याद है 4 फैक्टर पढ़ते हैं हम, नहीं तो आगे हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे भी। सर 4 फैक्टर होते हैं कोई भी गुड्स को या कोई भी चीजें बनाने के लिए या इकोनॉमी में काम करने के लिए। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, 4 फैक्टर याद रखना सर, हमेशा याद रखना। कैन बी एम्प्लॉयड इन ऑल्टरनेटिव यूजेस, देयरफॉर मोर एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव मस्ट बी चूजन। सर जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो सिलेक्ट करो, लेस इफिशिएंट ऑल्टरनेटिव मस्ट बी रिजेक्टेड। बट ऑब्वियस बात है, जो अच्छा नहीं है, काम का नहीं है, फोकट है, फालतू है, रिजेक्ट करो, खत्म करो। आया समझ? देखो सर, द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस यूनिट्स जनरली नीड टू मेक स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल डिसीजंस। सर ये 3 टाइप के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। स्ट्रैटेजी वर्ड का मतलब होता है रणनीति, टैक्टिकल वर्ड का मतलब आप कैसे जो रणनीति बनाया उसको कैसे अप्लाई करोगे, ऑपरेशनल मतलब डे टू डे काम, डे टू डे। भैया आपने सोचा सीए फाउंडेशन में रैंक लाना, चलो वैसे तो अब रैंक की कहानी खत्म हो गई, बट मान लो आपने रैंक लाने की सोची थी, ठीक है, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाओगे। स्ट्रैटेजी बनाने के बाद आप टैक्टिक्स बनाओगे कि अकाउंट्स के साथ क्या पढ़ूं, लॉ को मैं कैसे कवर करूं, इकोनॉमिक्स क्या करना चाहिए, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, टैक्टिकल्स। फिर ऑपरेशनल मतलब डे टू डे, भैया आज का टारगेट क्या था, आज कितना पढ़ा, ये सब चीजें। वही बोल रहा है सर, एक बिजनेसमैन भी यही करता है, अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है, टैक्टिक्स बनाता है, फिर ऑपरेशनल डे टू डे वो का उसी चीज को करना स्टार्ट करता है। सम ऑफ द फ्यू एग्जांपल, देखो आपको ये फ्यू एग्जांपल दिया। अच्छा ये जो फ्यू एग्जांपल है इसको जस्ट रीड करना है। अब आप बोलोगे सर क्या ये एग्जाम में आएगा? नहीं भाई, ये एग्जाम में नहीं आए, इसको जस्ट रीड करना है। एक बिजनेसमैन सोचता है भैया मैं क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, लेबर से बनाऊं, मशीन से बनाऊं, ये प्रोडक्ट मैं कहां बेचूं जिससे ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा, क्या ये प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मैं कंपोनेंट्स परचेस कर रहा हूं सप्लायर है वो सप्लायर मेरे को सही रेट पे दे रहा है कि नहीं, बहुत सारे। इस प्रोडक्ट से रिलेटेड रिस्क क्या है, क्या ये प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, इस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रखना है, ये सब चीजें बिजनेसमैन करता है। आप सोच के देखो, एक बिजनेसमैन ये सब चीजें नॉर्मल रियल लाइफ में ये करता है। आया समझ? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ध्यान दो सर, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनते रहो, मजा आएगा। डिसीजन मेकिंग ऑन द अबव एज वेल एज सिमिलर इशू इज नॉट सिंपल। भैया डिसीजन मेकिंग कभी सिंपल नहीं होता, कभी नहीं होता। आपको इतना आसान लग रहा है तो मेरे को बता दो भैया, 12th के बाद आपको डिसीजन लेना कि क्या करना है क्या नहीं, वो बहुत बड़ी जंग, ठीक है। आपके लिए मान लो 2 लड़की के रिश्ते है, ये डिसाइड करना किससे करना है किससे नहीं, वो बहुत बड़ी जंग। नॉट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना आसान नहीं होता है सर। As the economic environment in which the firm function is highly complex and dynamic, सर बिजनेस एनवायरमेंट इतना, सर मार्केट में हर दिन बिजनेस चेंज होता है, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, लोगों का बिजनेस करने का तरीका चेंज हो रहा है। पहले क्या होता था, हर चीज कैश में होती थी, आज ऑनलाइन हो रहा है। पहले क्या होता था सर, लोग सब चीजें जाके खरीदते थे दुकान में, आज अमेजोन से भी खरीद रहे हो सर। हाईली कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक, सर बिजनेस एनवायरमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझने एक आदमी के लिए बहुत दिक्कत है। बिजनेस इतना आसान नहीं है बिजनेस समझना, हाईली कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक, बहुत स्पीड से चेंज हो रहा है। सर कोविड के पहले बिजनेस करने का तरीका लोगों का अलग था, कोविड के बाद बिजनेस करने का तरीका लोगों का अलग हो गया है। हाईली कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक, द प्रॉब्लम्स गेट एग्रीवेटेड बिकॉज most of the time decisions are to be taken under condition of imperfect knowledge and uncertainty. The problems get aggravated मतलब और बढ़ जाना। प्रॉब्लम्स कब और बढ़ जाती है, जब आपको डिसीजन किस बेसिस में लेना होता है सर, इम्परफेक्ट नॉलेज एंड अनसर्टेनिटी। भाई अगर नॉलेज रहे तो डिसीजन लेने में कभी दिक्कत नहीं आती। डिसीजन में दिक्कत कब है कि सर हमें उस चीज का नॉलेज नहीं है, पहला। दूसरा सर हम जो डिसीजन लेने वाले गारंटी नहीं है कि वो डिसीजन सही होगा कि नहीं, अनसर्टेनिटी, अनिश्चित, कोई चीज कंफर्म नहीं होना, अनसर्टन, ये चीजें हैं जिनके कारण हमें डिसीजन लेने में दिक्कत आती है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग देयरफॉर रिक्वायर द मैनेजमेंट बी इक्विप्ड विद प्रॉपर मेथोडोलॉजी एंड एप्रोप्रिएट एनालिटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स। सर अगर आपको किसी भी चीज का डिसीजन लेना है तो एक तरीका, मेथोडोलॉजी मतलब एक प्रॉपर तरीका, एंड एप्रोप्रिएट एनालिटिकल टूल्स, डिसीजन लेने से पहले किसी भी चीज को एनालाइज करना कि क्या ये सही है गलत है, क्या चीज है, एनालाइज करना, एनालिटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स। आपका तरीका क्या होता है डिसीजन लेने का, टेक्निक क्या है, किस तरीके से आप डिसीजन लेते हो बिजनेस में, क्या हमें पेटीएम से बिजनेस करना है नहीं करना है, फोन पे से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, ये सब एनालिटिकल टूल्स टेक्निक्स, कैसे करोगे आप बिजनेस, ये सब चीजों का डिसीजन लेना। बिजनेस इकोनॉमिक्स मीट दिस नीड्स ऑफ द मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग अ ह्यूज कॉर्पस ऑफ थ्योरी एंड टेक्निक। ये जो अपन बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले ये आपको हेल्प करेगा इन सब चीजों से रिलेटेड। आगे देखो सर,
बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो रिफर्ड एज एन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ओ भाई यही तो एमसीक्यूज है, यही तो एमसीक्यूज है। बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो रिफर्ड एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, यही तो पूछता है। जनरली रिफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज विद बिजनेस प्रैक्टिस। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन वर्ड का मतलब कनेक्ट करना, इंटीग्रेट करना मतलब कनेक्ट करना। इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, जो हम आगे इकोनॉमिक थ्योरी पढ़ने वाले बहुत सारी पढ़ेंगे सर, डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसको बिजनेस प्रैक्टिस के साथ मर्ज करना। मतलब जो हम इकोनॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं, जो हमारा बिजनेस है, दोनों को मर्ज करना और फिर साथ लेके चलना, ये होता है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स, और इसी को बोला जाता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है। While the theory of economics provide the tools which explain various concepts such as demand, supply, ये सब आगे अपन पढ़ने वाले, टेंशन मतलब आगे ये पूरा चैप्टर है। बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइज दिस टूल्स इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये सब टूल्स हम यूज करते हैं ताकि अच्छे से डिसीजन ले सके। Thus, the business economics comprises of that part of the economics knowledge, logic, theories, and analytical tools that are used for rational business decision. Rational बोले तो समझदार, rational बोले तो समझदार। In brief, it is an applied economics. ओ भाई ये भी आता है एमसीक्यूज में। ठीक है। इन ब्रीफ इट इज एन अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और अप्लाइड इकोनॉमिक्स दोनों बोला जाएगा? यस सर। दैट क्लियर्स द गैप बिटवीन द इकोनॉमिक थ्योरीज एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस। जो इकोनॉमिक थ्योरी आप सीखते हो और जो बिजनेस है, दोनों को मर्ज करता है, दोनों के बीच का गैप खत्म करता है। क्या चीज? बिजनेस इकोनॉमिक्स। आया समझ? बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज क्लोज कनेक्शन विद इकोनॉमिक थ्योरी, माइक्रो एंड मैक्रो। सर ये अपन नीचे पढ़ेंगे, बहुत डीप में डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। ऑपरेशनल रिसर्च, स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स, ये नीचे अपन सब समझेंगे। A professional business economist has to integrate the concept and methods from all this discipline in order to understand and analyze practical managerial problems. जो भी प्रॉब्लम्स है बिजनेस में, जो भी चीजें बिजनेस की, वो सब समझने के लिए ये सब चीजें समझना जरूरी है, जो अपन नीचे बिजनेस इकोनॉमिक्स के थ्योरीज पढ़ेंगे। अपन नीचे जो पूरा डिटेल में समझेंगे। सर इतना तो बता दिए, एक बार बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बता दो सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना सर। बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? Business economics may be defined as the use of economic analysis to make business decisions involving the best use of organizational resources। भैया जो आपके पास स्केयर रिसोर्स है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन, बेस्ट। ठीक। देखो भैया जियोल डीन है, ये बंदा था एक इकोनॉमिक्स था, उसने भी कुछ बोला अपने दम पे बिजनेस इकोनॉमिक्स को। In terms of the use of economic analysis in the formulation of business policy, business economics is an essential component of applied economics। ओ भाई ये तो हम ऊपर भी पढ़ के आए। As it includes the application of selected quantitative techniques। quantitative word का मतलब होता है सर नंबर के टर्म्स में। quantitative word का मतलब क्या होता है? नंबर के टर्म्स में, such as linear programming, regression। सर ये सब आप मैथ्स में पढ़ते हो सर, ये मैथ्स के टॉपिक है। कैपिटल बजटिंग ये आप सर फाइनेंस में पढ़ते हो, ये फाइनेंस में पढ़ते हो, सीए इंटर में फाइनेंस में पढ़ोगे सर। ब्रेक इवन ये भी फाइनेंस में पढ़ोगे। कॉस्ट एनालिसिस ये सब फाइनेंस में पढ़ोगे। कॉस्ट तो आपका एक मतलब कॉस्ट तो एक सब्जेक्ट होता है सर सीए इंटर में। ठीक है। अभी एक बार के लिए समझ लो सर, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एसेंशियली अ कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, इतना याद रखना। और क्वांटिटेटिव टेक्निक, कौन सी टेक्निक? क्वांटिटेटिव, याद रखना, एमसीक्यूज में पूछ देता है। अवर अप्रोच, भैया हमारी अप्रोच क्या? वो तो किसकी थी? जोएल डीन की थी। अब हमारी अप्रोच देख लेते क्या है। अवर अप्रोच इन दिस कंटेक्स्ट इज टू फोकस ऑन द हार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, दैट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम पूरा किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पूरा माइक्रो के बारे में पढ़ेंगे। सर क्या मैक्रो पढ़ते हैं क्या? नहीं भाई मैक्रो नहीं है, मैक्रो आपका 12th में था। हम पूरा किसके बारे में पढ़ेंगे? माइक्रो के बारे में। और माइक्रो में क्या होता है? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थोड़ा सा 11th याद करो, ना भी याद हो तो कोई बात नहीं, आगे के चैप्टर में पूरा कवर्ड है, वहां पर समझा दूंगा। अभी के लिए एक बार समझ लो, याद है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते थे, इंडिफरेंस कर्व, यूटिलिटी, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, मार्केट, यही सब चीजें आने वाली है सर। यही सब चीजें मैं आपको पूरा पढ़ाने वाला हूं, बट ये है कि सीए लेवल पे समझेंगे तो मजा आएगा सर, ध्यान रखना सर। फर्म्स इन कॉम्पिटेटिव मार्केट एंड नॉन कॉम्पिटेटिव मार्केट, ये समझेंगे। दिस थ्योरी प्रोवाइड्स मैनेजर विद अ बेसिक फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग की बिजनेस डिसीजंस अबाउट द एलोकेशन ऑफ फर्म्स केयर रिसोर्सेज। वही बात घुमा फिरा के बोले जा रहे हैं। हमें इंपॉर्टेंट क्या रखना है कि सर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आया समझ? माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। अब इसके बाद आगे अपन क्या देखेंगे? नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बहुत सिंपल, बहुत मजेदार, बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो गाइस अपना अगला टॉपिक क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सर नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब अपन इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत मजेदार है, ध्यान से सुनना, मजा आएगा। सर अपन ने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, माइक्रो एंड मैक्रो। सर ये माइक्रो और मैक्रो होता क्या है? ध्यान दो, समझ आएगा सर। माइक्रो और मैक्रो क्या होता है?
माइक्रो वर्ड का मतलब सर जहां पर हम इंडिविजुअल की बातें करते हैं, इंडिविजुअल लेवल की। सर कोई एक आप एक आध एग्जांपल दे सकते हैं? सर एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक होलसेलर, एक रिटेलर, एक जन की बात होती है तो उसको बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। सर कोई भी आपसे पूछे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है तो सिंपल बोलना भैया इंडिविजुअल लेवल की बात है। एग्जाम्पल जैसे मान लो अगर अपन रतन टाटा जी की बात करते हैं, अपन रतन टाटा जी की बात करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। क्यों? क्योंकि हमने किसकी बात करी? इंडिविजुअल की। तो जब अपन इंडिविजुअल की बात करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। वेरी सिंपल। एक प्रोड्यूसर, एक कंज्यूमर, एक होलसेलर, एक रिटेलर, कोई भी एक इंडिविजुअल, याद रखना। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं कि एक इंडिविजुअल क्या करता है, क्या गुड्स बनाता है, रिसोर्सेस कैसे यूटिलाइज करता है। पूरा इकोनॉमिक्स हमारा जो हम पढ़ेंगे सीए फाउंडेशन का वो पूरा इस पे टिका है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। बेसिकली होता ही है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के पूरे कंटेंट हम पढ़ने वाले। अब देखो सर, वी मेनली स्टडी द फॉलोइंग इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपन ये सब चीजें पढ़ने वाले। सर ये सब चीजें आप यहां से मत याद रखो, रीजन ये है कि यही तो चैप्टर अपन पढ़ने वाले। सर कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे? प्रोडक्शन पढ़ेंगे, कॉस्ट पढ़ेंगे, डिमांड पढ़ेंगे, सप्लाई पढ़ेंगे, मार्केट पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। अगला देखो सर, मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है? जहां पर आप पूरा इकोनॉमी एज अ होल पढ़ते हो। सर कोई एक आध एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है सर। जब आप इंडिया के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, जब आप चाइना के बारे में पढ़ते हो, जब आप जापान के बारे में पढ़ते हो, ये सब क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स कंटेंट है। मैक्रो मतलब पूरे इकोनॉमी एज अ होल, पूरे इंडिया लेवल की जब बातें। इसमें बेस्ट ये याद रखना, जब भी मोदी जी कुछ बोलते हैं तो वो इंडिया के लिए बोलते हैं, जब वो इंडिया के लिए बोलते हैं तो वो मैक्रो लेवल की बातें करते हैं। याद रखना सर, नरेंद्र मोदी जी जब भी वो कुछ बोलते हैं तो वो मैक्रो लेवल की, जैसे लॉकडाउन लगा तो पूरे इंडिया में लगा था, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन हुआ तो पूरे इंडिया में हुआ था। मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है वो सर, पूरे इकोनॉमी एज अ होल की बातें होती है। समझ आया? वेरी सिंपल। सर मैक्रो इकोनॉमिक्स हम कहां पढ़ते हैं? अगर आपको याद हो तो हम 12th में पढ़ते हैं सर। 12th में सर ये देखो, ये हमारा नेशनल इनकम चैप्टर हुआ करता था, ठीक है, आप नेशनल इनकम में सर चैप्टर पढ़ते थे। फिर सर ये जनरल प्राइस बैंकिंग याद है? बैंकिंग पढ़ते थे, मनी पढ़ते थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक चैप्टर हुआ करता था। फिर फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला एक चैप्टर हुआ करता था। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई वाला चैप्टर हुआ करता था। ये एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाले चैप्टर हुआ करते थे। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, ये पूरे आपको 12th के मैक्रो के चैप्टर के नाम है। सर क्या हमें इसे पढ़ना है? नहीं सर, आपको इसको नहीं पढ़ना है, पर आपको ये याद रखना है मैक्रो इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी एज अ होल, पूरे इंडिया लेवल की बात है। सर एक आध एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल है। जब अपन जीडीपी की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, एफडीआई की बात करते हैं, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उनकी बात करते हैं, ये सब मैक्रो लेवल की बातें सर, सब मैक्रो लेवल की बातें। आया समझ? सर इंडिया में एम्प्लॉयमेंट कितना है, पॉवर्टी कितना है, ये सब मैक्रो लेवल की बातें। याद रखना, मैक्रो मतलब पूरे इकोनॉमी एज होल, पूरे इंडिया लेवल पे, ठीक है। आगे देखो सर, while business economics is basically concerned with microeconomics, macroeconomic analysis also got an important role to play. सर क्या मैक्रो बहुत इंपॉर्टेंट होता है? यस सर, मैक्रो फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जब बिजनेस करते हो तो आपको मैक्रो फैक्टर को भी ध्यान रखना पड़ता है। भैया जब लॉकडाउन लगा था तो आप बिजनेस थोड़ी खोल के बैठे थे, आपका बिजनेस भी बंद हुआ था, तो क्या मैक्रो फैक्टर के कारण आपको भी इफेक्ट पड़ता है? यस सर, आपको भी इफेक्ट पड़ता है, आपको ये चीज समझना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या मैक्रो के कारण एक इंडिविजुअल को फर्क पड़ेगा? यस सर, फर्क पड़ेगा, यही चीज लिखा हुआ है सर। देखो, बिजनेस फर्म नीड अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैक्रो एनवायरमेंट इन विच दे हैव टू फंक्शन। कोई भी बिजनेसमैन को समझना पड़ेगा भैया कि वो अगर बिजनेस कर रहा है तो मैक्रो एनवायरमेंट क्या बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको एग्जाम्पल भी दिया है, देखो सर, अगर इन्फ्लेशन है और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, अगर ब्याज बढ़ जाए तो सर लोन आपके लिए महंगा होगा, लोन महंगा होगा तो आप बिजनेस करने के लिए लोन ज्यादा नहीं ले पाओगे, इससे आपका बिजनेस इफेक्ट होगा सर। ऐसे कई सारी चीजें जिनसे फर्क पड़ता है, ठीक है। आगे देखो सर, आगे बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स बड़ा मजेदार है सर। क्या हमने पहले सीख के आया था बिजनेस इकोनॉमिक्स एक कॉम्प्लेक्स होता है? यस सर, कॉम्प्लेक्स होता है, इजी सिंपल नहीं होता कि कोई भी समझ जाए, इजी सिंपल नहीं होता कि कोई भी समझ जाए, ये चीज याद रखना। देखो सर, इकोनॉमिक थ्योरीज आर हाइपोथेटिकल एंड सिंपलिस्टिक इन कैरेक्टर। हाइपोथेटिकल वर्ड का मतलब काल्पनिक, सिंपलिस्टिक मतलब इजी, एज दे आर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक मॉडल्स बिल्ट ऑन सिंप्लीफाइंग एजम्पशंस।
हम जो इकोनॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं सर, हम कौन सी इकोनॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं? डिमांड की पढ़ते हैं, सप्लाई की पढ़ते हैं, प्रोडक्शन की पढ़ते हैं, यूटिलिटी की पढ़ते हैं। ये सब अपन अभी पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में, टेंशन मत लेना। सॉरी, ये चैप्टर सिर्फ आपका बेसिक क्रिएट कर रहा है। बेसिक से ज्यादा मत सोचो, टेंशन मत लो, आगे और डीप में डिटेल में समझ आएगा। सर इकोनॉमिक्स में बेसिक हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स होते हैं, सिंपलिस्टिक बातें होती है, इजी होता है, बेसिक अजम्पशंस लेके चलते हैं। बट रियल वर्ल्ड, ध्यान से सुनना सर, बिजनेस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है? इकोनॉमिक्स ना एक हाइपोथेटिकल सिंपलिस्टिक एग्जांपल लेके, एक एजम्पशन लेके चीजों को चलाता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है? जो रियल लाइफ में बिजनेस में प्रॉब्लम है प्लस जो इकोनॉमिक्स के एजम्पशंस और इकोनॉमिक्स की बातें हैं, ये दोनों को मिला के जो बनता है वो दैट इज नोन एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये हमेशा याद रखना। स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज रहते हैं, सर इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या सेम है? नहीं सर, इकोनॉमिक्स तो आप जो पढ़ के आते हो 11th में ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो इकोनॉमिक्स है सर। वहां पर जो एजम्पशंस वगैरह है उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके मर्ज करते हैं, मिक्स करते हैं, दैट इज नोन एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। आया समझ? वो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है। अब देखो सर, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्या क्या नेचर है बिजनेस इकोनॉमिक्स के? देखो सर, सबसे पहला दिया हुआ है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। कभी भी याद रखना, जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज को अगर हम साइंस बोलते हैं तो याद रखना सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब सर, क्या हमें इकोनॉमी को समझने के लिए, क्या हमें इकोनॉमी में बिजनेस करने के लिए, क्या हमें इकोनॉमी को समझना, नॉलेज होना जरूरी है? यस सर। अगर आपको इकोनॉमी का नॉलेज ही नहीं है तो आप बिजनेस कैसे करोगे वहां पर? सर आपको पहले समझना पड़ेगा हमारी इकोनॉमी कैसी है, कहां है, क्या करती है, कैसे चलती है, उसके बेसिस में तो आप काम कर पाओगे, पहला। दूसरा देखो सर, बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैंने आपको पहले ही बताया सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंटेंट और रियल लाइफ का बिजनेस दोनों को मिला के क्या बनता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंटेंट को उठाते हैं अपन सर। अगला देखो सर, इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनालिसिस। सर क्या मैक्रो फैक्टर को भी ध्यान दिया जाता है? यस सर। मोदी जी टैक्स में क्या चेंज करवा रहे हैं, मोदी जी इन्फ्लेशन के लिए क्या कर रहे हैं, मोदी जी लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करवा रहे हैं या ज्यादा करवा रहे हैं, गवर्नमेंट का बजट इस बार का क्या रहेगा, क्या मैक्रो फैक्टर भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं? यस सर। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या स्कीम्स है, पॉवर्टी के लिए क्या स्कीम्स है, गवर्नमेंट क्या योजनाएं बना रही है, क्या इन सब चीजों से हमारे बिजनेस को फर्क पड़ता है? यस सर। क्या जीएसटी में कोई एग्जेम्पशन मिल रही है, क्या जीएसटी में टैक्स रेट कम हो रहा है, क्या इन सब चीजों से बिजनेस को फर्क पड़ता है? यस सर। ये मैक्रो एनालिसिस है, मैक्रो फैक्टर से हमारे को क्या फर्क पड़ सकता है। ठीक, अगला देखो सर, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एन आर्ट। आर्ट इसलिए सर क्योंकि कोई भी चीज का नॉलेज होना और नॉलेज होने के बाद उसको प्रैक्टिकली इंप्लीकेशंस लाना, दैट इज नोन एज आर्ट। आर्ट मतलब कोई भी चीज, आर्ट वर्ड का मतलब होता है कला। कला क्या होती है? किसी इंसान की कोई चीज को इंप्लाई करने की कला। जैसे एक समझो मेरी बात, कोई टीचर पढ़ाता है तो वो उसकी पढ़ाना, टीचिंग एक कला है सर, टीचिंग एक कला है। टीचिंग में ऐसा थोड़ी कि कोई एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब नॉलेज तो होना चाहिए पर कोई एक स्पेसिफिक तरीका नहीं है सर टीचिंग का, हर टीचर का अपना तरीका है। वैसे ही बोल रहा सर, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। आर्ट इसलिए क्योंकि सर हर एक बंदे का बिजनेस करने का तरीका, ठीक है, माइक्रो एनालिसिस, माइक्रो एलिमेंट्स, एजम्पशन सेम है पर हर बिजनेस अलग है, हर बंदे का बिजनेस करने का तरीका अलग है। वो जब इसको इसके साथ मर्ज करता है तो वो सर आर्ट अप्लाई करता है कि कैसे मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊं, कैसे मैं अपने बिजनेस को हैंडल करूं, कैसे मेरा बिजनेस करने का तरीका होगा, मेरे बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, उन ऑब्जेक्टिव को मैं कैसे अचीव करूंगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एन आर्ट, याद रखना सर। अगला देखो सर, यूज ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। सर ये आप समझ सकते हो, हम मार्केट वाला चैप्टर पढ़ने वाले सर। बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स होते हैं, अलग अलग कौन से मार्केट में आप काम कर रहे हो, आपकी प्राइवेट फर्म है, पब्लिक फर्म है, क्या है, उस बेसिस में भी आप डिसाइड करते हो कि हम अपने बिजनेस को कैसे लेके चलेंगे इकोनॉमिक्स में। अगला देखो सर, प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। ये आराम से ध्यान से समझना सर। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट आप समझते हो सर, एंड प्योरली थियोरिटिकल। ये मैंने आपको पहले बताया सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स थियोरिटिकल है, एक अनरियलिस्टिक एजम्पशंस के बेसिस में चलता है, डिमांड सप्लाई ये सब एजम्पशंस के बेसिस में चलता है। पर बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है? प्रैग्मेटिक है सर, प्रैक्टिकल है इन इट्स अप्रोच, as it tackles practical problem with the firm faces in real world। ये क्या होता है? प्रैग्मेटिक सर, रियलिस्टिक बातें करता है सर, रियलिस्टिक, काल्पनिक बातें नहीं होती सर। बिजनेस इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल रियलिस्टिक बातें होती है सर। क्यों? सिंपल सा रीजन है, माइक्रो के एलिमेंट्स को यूज करता है, रियल लाइफ के बिजनेस के एलिमेंट्स को यूज करता है, दोनों को मिलाता है और उसके बाद कोई चीज कंक्लूड करता है। कौन? बिजनेस इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स तो सिर्फ माइक्रो के एलिमेंट्स को ध्यान रखता है, समझ आया? इसलिए ये सिर्फ थियोरेटिकल है, अनरियलिस्टिक एजम्पशंस है, पर ये रियल लाइफ के एजम्पशन को मर्ज करके एजम्पशंस निकालते हैं। आया समझ? अगला देखो सर,
अगला दिया हुआ है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। इंटरडिसिप्लिनरी सिंपल सी बात है सर, क्या माय बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटरडिसिप्लिनरी है? यस सर, एज इट इनकॉर्पोरेट्स वेरियस टूल्स, बहुत सारे टूल्स होते हैं सर। आप लोग को थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, स्टैटा पढ़ते हो आप सर, मार्केटिंग आता है, फाइनेंस आता है, स्टैटिक, इकोनोमेट्रिक्स, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको इंक्लूड किया जाता है किसमें? बिजनेस इकोनॉमिक्स में। अगला देखो सर, नॉर्मेटिव इन नेचर, बहुत आराम से समझना सर। इकोनॉमी को अपन दो पार्ट पे डिवाइड कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स को सर, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव वर्ड का मतलब होता है व्हाट इज करंट, करेंटली क्या चल रहा है। एक एग्जांपल देता हूं, इंडिया में, ध्यान से सुनना, करेंटली, बहुत प्यारा एग्जांपल, इंडिया में करेंटली 30% लोग पुअर है सर, 30% लोग पुअर है। व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब करेंटली इकोनॉमी में क्या चल रहा है। इंडिया में 30% लोग गरीब है, इंडिया में 20.8% लोग अनएम्प्लॉयड है सर, इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6.52 है, ये सब पॉजिटिव इकोनॉमी है सर। क्यों? ये करंट है। व्हाट इज इकोनॉमी पॉजिटिव मतलब व्हाट इज, याद रखना सर, बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाट इज। ये देखो सर, ये व्हाट इज। तो सर नॉर्मेटिव क्या होता है? नॉर्मेटिव होता है व्हाट ऑट टू बी, फ्यूचर से रिलेटेड बातें सर, फ्यूचर, एकदम सिंपल। अच्छा चलो, पहले इकोनॉमिक्स वाला एग्जांपल, फिर कुछ मस्ती वाला एग्जांपल। इकोनॉमिक्स वाला एग्जांपल सिंपल है सर, क्या 23, 24, 22, 23 या 23, 24 में जब भी चुनाव होगा, उस चुनाव में कौन जीतेगा, बीजेपी की कांग्रेस? फ्यूचर से रिलेटेड बातें सर, व्हाट ऑट टू बी, फ्यूचर से रिलेटेड बातें। क्या सलमान खान की शादी होगी, व्हाट ऑट टू बी, फ्यूचर से रिलेटेड बातें। तो कोई भी आपसे पूछेगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, तो बोलना प्रेजेंट। नॉर्मेटिव क्या है? फ्यूचर। ये एकदम सिंपल याद रखना सर, सिंपल, एकदम सिंपल, ठीक है, समझ आया सर। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को प्योर साइंस भी बोला जाता है। कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है, क्योंकि ये प्रेजेंट में होता है, याद रखना ये प्रेजेंट में, ठीक है। तो सर कोविड आया, कोविड के कारण लोग अनएम्प्लॉयड हुए, इसलिए पॉवर्टी बढ़ गई सर, इसीलिए सर क्या बोलते हैं, गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई। प्योर साइंस है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज क्या था? कोविड। इफेक्ट क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, पॉवर्टी बढ़ गई। याद रखना सर, याद रखना, ठीक है। बहुत सिंपल है यार, बहुत इंटरेस्टिंग होता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव मतलब फ्यूचर से रिलेटेड बातें, फ्यूचर, याद रखना, फ्यूचर से रिलेटेड। देखो सर आगे क्या बोल रहे हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज जनरली नॉर्मेटिव। देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है? नॉर्मेटिव इन नेचर। क्यों नॉर्मेटिव? सर बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम फ्यूचर से रिलेटेड बातें करते हैं, मतलब फ्यूचर में हमारा बिजनेस कैसा रहेगा, फ्यूचर में हमारे बिजनेस से रिलेटेड कंडीशंस कैसी रहेगी, हमें फ्यूचर के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, डिसीजंस लेते हैं, फ्यूचर में बिजनेस कैसे करना है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रहेगी, उसके बेसिस में हम कैसे बिजनेस करेंगे। सर बिजनेस इकोनॉमिक्स फ्यूचर से रिलेटेड बातें, किससे रिलेटेड? फ्यूचर से रिलेटेड। आया समझ? एकदम सिंपल। उसके बाद देखो सर स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, एकदम सिंपल है स्कोप सर, दो है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अंदर से, एक्सटर्नल मतलब बाहर से। इंटरनल मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक्सटर्नल बोले तो मैक्रो। मैक्रो मतलब बाहर से इफेक्ट करने वाली चीजें, माइक्रो मतलब इंटरनल फैक्टर्स। देखो सर माइक्रो अप्लाइज टू इंटरनल और ऑपरेशनल इश्यूज, ठीक है। देखो सर क्या बोलने वाला है इसमें, सबसे पहला डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। सर क्या इसको हमें यहां से पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए सर। क्या कर रहे हो, क्यों कटवा दिए सर? ये हमारा चैप्टर है, हमारा चैप्टर है डिमांड, वहां पर मैं आपको बहुत अच्छे से डीप में बताऊंगा, यहां से मत पढ़ो। सर क्या प्रोडक्शन और कॉस्ट पढ़ना चाहिए? नहीं सर नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे हमारा ये चैप्टर है। सर क्या इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ना चाहिए? हाँ भाई, सभी चीज काट देगा तो पढ़ेगा क्या? इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ना चाहिए। सर इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? जहां पर हम अपने स्टॉक को मैनेज करते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब जहां पर हम अपने स्टॉक को मैनेज करते हैं। सर क्या बिजनेस में स्टॉक को मैनेज करना जरूरी है? यस सर, आपको स्टॉक अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। अच्छा याद है बचपन में हम सीखे थे स्टॉक 3 टाइप के होते हैं, बहुत बचपन में, रॉ मटेरियल, फिर क्या बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। तीनों टाइप की इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि जिस बिजनेस में अच्छे से इन्वेंट्री मैनेज नहीं होती वो बिजनेस खत्म है, वो बिजनेस चल ही नहीं सकता, ठीक। इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सर क्या ये पॉइंट हमें पढ़ना चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी? ना बच्चा ना, मार्केटिंग तो हमारा चैप्टर है, आगे हम पढ़ेंगे मार्केट, वहां पर बहुत डीप में पढ़ेंगे, मत पढ़ो इसको। अगला देखो सर रिसोर्स एलोकेशन, क्या ये हमें पढ़ना चाहिए? हाँ भाई, सभी थोड़ी काट देगा। रिसोर्स एलोकेशन मतलब सर कहां पर हम कैसे अपने बिजनेस के रिसोर्सेज को यूज करें ताकि उससे अच्छा यूटिलाइजेशन हो और रिजल्ट्स हमारे अच्छे हो, हमें हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए, रिसोर्स एलोकेशन। अगला देखो सर थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सर कितना हमारे पास कैपिटल है और कहां कहां पर हम इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। देखो सर कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हमें ये चीज सोचना होता है कि वहां पर इन्वेस्ट करके हमें कितना रिटर्न मिलेगा। दैट इज नोन एज थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कहां, कौन से सेक्टर में, कौन से बिजनेस में, कौन से प्रोजेक्ट में कहां पर हम पैसा एलोकेट करें जिससे हमें रिटर्न अच्छे मिले।
अगला देखो सर प्रॉफिट एनालिसिस, ये तो बचपन से पढ़े सर, कोई भी बिजनेस हम करते ही क्यों है, प्रॉफिट, बिना प्रॉफिट के लिए बिजनेस थोड़ी करेंगे सर, बिजनेस का मोटिव ही क्या होता है, प्रॉफिट। अगला है रिस्क एंड अनसर्टनिटी, सर क्या हर बिजनेस में रिस्क और अनसर्टनिटी होती है? यस सर, आज तक ऐसा कोई बना ही नहीं बिजनेस जिसमें रिस्क ना हो और अनसर्टनिटी ना हो, किसी में कम तो किसी में ज्यादा, जिसमें ज्यादा है उसमें ज्यादा रिटर्न है, जिसमें कम है उसमें कम रिटर्न है, सिंपल। अगला देखो सर मैक्रो इकोनॉमिक्स, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई टू एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल इश्यूज, ये बाहर से इफेक्ट करने वाले। टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, हमारी इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है सर, प्राइवेट ओरिएंटेड है, गवर्नमेंट ओरिएंटेड, कैपिटलिस्टिक है, सोशलिस्टिक है, मिक्स्ड इकोनॉमी किस टाइप की है सर। स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, सर ये पॉइंट मत पढ़ो, ये हमारा चैप्टर है, हम पढ़ने वाले, फिर तो वाला चैप्टर यही है, स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। फिर जनरल ट्रेंड इन नेशनल इनकम, आप भी समझते हो नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइजेस, ये सब हम 12th में पढ़ के आए। गवर्नमेंट, सर ये सब पॉइंट्स क्या जस्ट रीड करना है? यस सर, ये जस्ट रीड करना है, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट रीड कर लो, जस्ट इसको रीड कर लो एक बार, जस्ट रीडिंग के लिए कि मैक्रो एलिमेंट्स क्या होते हैं। और अगर मैं बोलता हूँ रीड भी अगर ये एक बार इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपके ये पूरे 12th के चैप्टर्स जो है ना उसी के नाम है, 12th के चैप्टर्स ही है, कोई अलग नहीं है। देखो सर गवर्नमेंट पॉलिसीज याद है, गवर्नमेंट बजट पढ़ के आए हो सर, देखो सेंट्रल बैंक, बैंकिंग सिस्टम पढ़ के आओ, मनी और बैंकिंग, उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर यूनियन, ये सब से बिजनेस को इफेक्ट होता है। सोशल और पॉलिटिकल एनवायरमेंट, ये अपन कहाँ पर पढ़े सर, ये अपन बिजनेस स्टडीज में बिजनेस एनवायरमेंट में पढ़े। तो सर ये सब ऐसी जस्ट रीड करने वाले, इससे ज्यादा इससे दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है। आया समझ सर, ये हमारा पूरा का पूरा बिजनेस इकोनॉमिक्स सर, सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। कैसा लगा बताना जरूर कि आपका फीडबैक कैसा है, कि सर आपका इकोनॉमिक्स पढ़ाया हुआ समझ आया, हम अगर जीरो से समझ रहे थे तो भी समझ आया, अच्छे से फटाफट चीजें दिमाग में बैठ गई, कैसा लगा इकोनॉमिक्स पढ़ के जरूर बताना। और याद रखना सर, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, क्योंकि अभी अपन इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर सब पढ़ेंगे तो कुछ भी छूटे ना। ये तो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट था, अभी फर्स्ट चैप्टर का सेकंड बचा है सर, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी बचा है ना, वो भी पढ़ना है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, आप लोग को अगर लॉ के लेक्चर्स चाहिए तो आराम से लॉ के लेक्चर्स देख सकते हो, लॉ से रिलेटेड तो पूरा है, प्लेलिस्ट में जाओ सर, लॉ की सीरीज देखो 2021, वहां आपको सब मिल जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, आराम से देखो और पढ़ो, ठीक। प्लीज मेरे साथ पढ़ो, इधर उधर मत हो, फ्रेंड्स तक शेयर करो, सब साथ में बैठ के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।